नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडवांस टेक मोबाइल गुरु में। दोस्तों, आज फिर मैं एक नया फ़ॉल्ट लेके आया हूं। आप देख सकते हैं ये Redmi का Note 4 है, तो ये डेड है। जहां से भी डेड है तो हम वो फॉल्ट को फाइंड करेंगे और उसको रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर चार्ज लगा कर देख लेते हैं कि चार्जिंग में कितना करंट यहाँ पर ले रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर करंट ले रहा है, अभी यहाँ पर 0 है। जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ, ये मैंने इंसर्ट किया तो यहाँ पर देखिए 1.2 जितना इसने एम्पियर लिया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो चार्जिंग आईसी है, मतलब कि डीसी वो डीसी आईसी इसकी ओके है और इसकी पावर आईसी भी ओके है। जितना करंट लेने पर आपकी डीसी आईसी और पावर आईसी दोनों ही ओके कंडीशन में हैं। तो अब हम इसको डीसी मशीन से भी देखेंगे कि आपकी पावर बटन दबाने से सेट क्या कंडीशन में है, सेट ऑन हो रहा है या नहीं। हो सकता है कि सेट ऑन हो, लेकिन हमारे पास डेड आया है तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप ही हम इसको चेक करने वाले हैं। हम डीसी मशीन से भी देखेंगे और मल्टीमीटर से भी चेक करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो बैटरी कनेक्टर है हम इसको हटा करके और इस पर हम कूल टेस्टिंग देखेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, रेड प्रोब को ग्राउंड करेंगे और ब्लैक प्रोब से हम देखेंगे। पहले टर्मिनल पे देखेंगे ये ग्राउंड है और दूसरे पर देखेंगे तो इस पर 438 रीडिंग आ रही है। और इसी पर अगर मैं रिवर्स कंडीशन में फॉरवर्ड कंडीशन में देखूँ, अभी मैंने रिवर्स में देखा था, फॉरवर्ड में देखूँ तो 955 की समथिंग आ रही है। तो लगभग ये हमारी ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है अभी यहाँ पर कि कोई ज़्यादा लीकेज नहीं है। अब मैं इसको देखूँगा डीसी मशीन पे कनेक्ट करके। बूट केबल है, हम इसको इसमें लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर पावर बटन दबाने के बाद क्या बताता है। तो देखिए, पावर बटन दबाने के बाद ये 27, 25, 31 ऐसी रीडिंग ले रहा है। तो इसको चार्जर से जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो हमने पाया कि इसकी डीसी आईसी और पीएमआईसी ओके है, हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी सीपीयू की पावर चेक करेंगे कि सीपीयू को प्रॉपर पावर मिल रही है या नहीं। तो उसके लिए हम सीपीयू की जितनी पावर सप्लाइयाँ होती हैं उनको हम चेक करेंगे। हमने मदरबोर्ड को ओपन कर लिया है, उसके बाद हम सीपीयू की पावर की जो भी इसकी लाइनें हैं उन लाइनों को हम कूल टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका रेफरेंस हम देखेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा टच कनेक्टर है। उसके बाद यहाँ पर 4 जीना डायोड लगे हैं, फिर एक कैपेसिटर, फिर एक बड़ा कैपेसिटर, फिर एक छोटा कैपेसिटर। तो यहाँ ये जो हमारा स्कीमेटिक है, इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पीसीबी लेआउट। तो पीसीबी लेआउट में हम जाएंगे और हम देखेंगे कि पीसीबी लेआउट जो है उसमें हमारा जो टच कनेक्टर है वो कहाँ है।
तो ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, टच कनेक्टर है। तो ये टच कनेक्टर है, इसमें यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है और फिर एक छोटा सा कैपेसिटर दिख रहा है। देखिए मैं आपको बताऊँ, C1317। तो ये कैपेसिटर हमें शॉर्ट दिखाई दे रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी यहाँ से, और कॉपी करने के बाद इसके स्कीमेटिक डायग्राम में जाएंगे और इसको करेंगे जूम। तो जूम करने के बाद यहाँ पर हम इसको करेंगे Ctrl+V, और जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो ये कैपेसिटर की लोकेशन हमारे सामने आ जाएगी स्कीमेटिक में कि ये कहाँ पर लगा है और किस लाइन का है। तो देखिए यहाँ एक तरफ ग्राउंड है और दूसरी तरफ से ये ऊपर गया है, और यहाँ देखें तो ये किस नाम से है, VREG-L6 22 नंबर। तो ये 22 नंबर किस चीज़ का है, PM8953 से ये आया है। तो यहाँ पर हम देखें VREG-L6 1.8 वोल्टेज, तो ये 1.8 वोल्टेज की लाइन है जो कि शॉर्ट दिखा रही है। और ये कहाँ पर गई है, 3 नंबर पे, 6 नंबर पे, 17 नंबर, 18, 19 और 23 नंबर पेज पर गई है। तो देखते हैं यहाँ पर एक क्या कर रही है। तो यहाँ पर ये गई है, तो ये कौन सा, LCD कनेक्टर। तो LCD कनेक्टर पर गई है, और यहाँ से आगे बढ़ें तो ये टच पैड के लिए भी इसका उपयोग हुआ है। ये देखिए टच स्क्रीन के लिए भी आई थी ये। मैं वापस चलता हूँ। तो यहाँ से हमको ये आगे पकड़ना है, VREG-L6 1.8। ये देखिए बहुत सारी जगह पर ये पहुँची है। तो हम देखते हैं क्या CPU के पास गई है, क्योंकि हमारी जो DC में पल्स आ रही है वो CPU से संबंधित आ रही है। अगर ये CPU में गई होगी तो इसकी ही मिस्टेक होगी, अगर CPU में नहीं गई होगी तो हम इसकी मिस्टेक अभी नहीं मानेंगे। तो ये हमारी पावर IC में आई है अभी। यहाँ से देखें तो ये हमारी डिस्प्ले कनेक्टर में, फिर ये आगे टच पैड के लिए, फिर कैमरा कनेक्टर पे, फिर सेंसर पे, फिर आगे गई आपकी ये भी सेंसर है, OBP पर सब कैमरा, सेंसर्स, मैन कैमरा, और ये कौन सी, हाँ देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 0 ओम की रजिस्टर लगा के और कहाँ पर पहुँची है, CPU की L37 पर पहुँची है, VDD-QP ROM प्रोग्राम करके। तो ये CPU में आई है, और हमारी जो DC पल्स है वो भी CPU की ही दिखा रही है। तो इस हिसाब से हम क्या मानेंगे कि हमारे CPU में, मतलब CPU की ये पावर क्या है, डाउन हो गई है, उसके वजह से ये CPU उठ नहीं पा रहा है। तो CPU को बूट करने के लिए ये लाइन ओके होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार हम देखेंगे ये जो 0 ओम की रजिस्टर है, इसे हम ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे CPU में दिक्कत है या पावर IC में दिक्कत है। तो हम 0 ओम की रजिस्टर को निकाल लेते हैं। तो 0 ओम की रजिस्टर कहाँ पर लगी है वो हम देख लेते हैं। तो जो हमारी 0 ओम की रजिस्टर है वो इस शील्ड के नीचे लगी हुई है। हम इस शील्ड को ओपन करेंगे और फिर देखेंगे हम इसमें कि दिक्कत हमारी CPU की है या पावर IC की है। तो यहाँ पर 0 ओम की रजिस्टर कहाँ पर है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारे लैपटॉप की कि जो हमारी शील्ड है उसके कार्नर से चलें तो पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, उसके ऊपर 3rd नंबर पे। तो ये हमारा कार्नर है जहाँ से हमने शील्ड निकाली। तो पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर की 3rd नंबर, मतलब ये वाली। ये रजिस्टर हमारी क्या है,
वीरेज L6 की है 0 ओम की। तो मैं आप यहाँ स्क्रीन पे लो, तो हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं कि इस पर शॉर्टिंग आ रही है। तो मैं इसके ऊपर कूल टेस्टिंग करूँगा और देखूँगा अगर ये शॉर्ट दिखाती है। देखिए ये वही है जितना कि हमें कैपेसिटर पर रीडिंग आ रही थी। आप यहाँ देख सकते हैं, इस कैपेसिटर की रीडिंग देखें 36, अब इस रजिस्टर की रीडिंग देखें 36, मतलब यही रजिस्टर है। तो हम इस रजिस्टर को एक बार ओपन कर लेते हैं। हम इसको आयरन से निकालते हैं इस रजिस्टर को। और अब हम इसमें देखेंगे कि किस तरफ से हमारी रीडिंग गड़बड़ है। आईसी तरफ से है, पावर आईसी की तरफ से है, या सीपीयू की तरफ से। तो इसके लिए हम थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे ताकि आपको कैमरे में अच्छे से दिख सके। तो इस तरफ आ रही है आपकी 36, इस तरफ 315। तो ये 315 आ रही है रीडिंग, ये रीडिंग आ रही है आपकी पावर आईसी की तरफ से, और ये जो दूसरी तरफ से आ रही है ये आ रही है आपकी प्रोसेसर की तरफ से। तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोसेसर है वो प्रॉब्लम में है। तो हम एक काम करेंगे, प्रोसेसर को निकालेंगे और फिर रीडिंग चेक करेंगे क्या रीडिंग सही हुई या नहीं। देखिए उस रजिस्टर को निकालने से हमारे इस कैपेसिटर की रीडिंग भी ओके हो गई है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आती है, तो यहाँ पर भी आपको रीडिंग ओके हो गई है। रीडिंग तो देखिए यहाँ पर भी रीडिंग ओके आने लगी है और इस कैपेसिटर पे भी रीडिंग ओके हो गई है। इसका मतलब है कि हमारा जो फॉल्ट हो रहा है, वो फॉल्ट बन रहा है, जो लीकेज आ रहा है वो सीपीयू से आ रहा है। तो हम सीपीयू को निकालेंगे और फिर हम डबल से चेक करेंगे कि अब यहाँ की शॉर्टिंग हटती है कि नहीं। तो मैं रजिस्टर वापस लगा देता हूँ और फिर देखते हैं। इसे वापस लगाने की ज़रूरत नहीं, हम इसे शॉर्ट सर्किट भी कर सकते हैं क्योंकि 0 ओम का है। तो मैं 0 ओम के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें शॉर्ट सर्किट इसमें कर सकते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा। देखिए शॉर्ट करने के बाद फिर से एक बार हम देखते हैं कि इस कैपेसिटर पर शॉर्टिंग वापस आई है या नहीं। तो देखिए वापस से शॉर्टिंग यहाँ पर आ चुकी है। देखिए मैंने शॉर्ट किया रजिस्टर को, तो फिर से शॉर्टिंग वापस आ गई। तो अब हम अब सीपीयू निकालेंगे, फिर इसी कैपेसिटर पर हम शॉर्टिंग चेक करने वाले हैं। देखिए पहले भी कहीं से काम हो के आया है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पेस्ट दिख रहा है। किसी शॉप वाले का मोबाइल है ये, तो उसने भी मेहनत की होगी और शायद उनसे फॉल्ट
हमको पकड़ में नहीं आया कि फॉल्ट है कहाँ पर। देखिए मैंने सीपीयू निकाल लिया है और इसकी बॉलों को क्लीन भी कर लिया है। अब हम चलते हैं वापस पीछे की तरफ जहां हमने कैपेसिटर देखा था कि अब वहां की शॉर्टिंग हटी या नहीं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो रजिस्टर थी वो अभी भी ग्राउंड ही है, मतलब मैंने अभी भी उसको शॉर्ट करके रखा है। तो यहाँ भी मैं रीडिंग देखूंगा तो यहाँ देखो रीडिंग शॉर्ट होने के बाद भी रीडिंग क्या है, ओके हो गई है। और इस कैपेसिटर पे देखूंगा तो रीडिंग यहाँ की भी ओके हो गई। इस पर देखूं तो यहाँ भी ओके हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि सीपीयू ही शॉर्ट था जिसकी वजह से यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही थी। तो आपने देखा हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक करके और सीधे फाइनल फॉल्ट पर पहुंचे कि सीपीयू की ही प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सीपीयू तो शॉर्ट है, शॉर्ट का कोई इलाज नहीं है कि भाई हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो हम इस सीपीयू को चेंज करेंगे, केवल सीपीयू को फ्लैश आईसी हमारी जो थी वही रहेगी, केवल हम सीपीयू ही बदलेंगे। तो फ्लैश आईसी का आप नंबर देख लीजिए, उसका नंबर क्या है, पार्ट नंबर देख लीजिए आप। फ्लैश आईसी आपकी यही रहने वाली है और जो है मैं सीपीयू बदलने वाला हूँ। तो सीपीयू आप देख लीजिए, सीपीयू का नंबर भी आप देख सकते हैं। तो ये जो सीपीयू का नंबर है और ये आपका फ्लैश आईसी का नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सीपीयू दूसरा बदलने वाले हैं और फ्लैश आईसी आपकी यही रहने वाली है। तो फ्लैश आईसी पे भी मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ ताकि पहचान हो रहे कि हाँ भाई यही हमारा फ्लैश आईसी पुरानी वाली है, नई हमने इसमें नहीं लगाई है, ठीक। और ये प्रोसेसर पे मैं कर दे रहा हूँ एक फॉल्टी है प्रोसेसर, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा इसमें प्रोसेसर लगा के और फिर हम इसको ऑन करते हैं। मार्क किया था ये हमारा पुराना सीपीयू शॉर्ट वाला और ये हमारी फ्लैश आईसी है जो इसमें अभी लगी हुई है, हमने इसको निकाली भी नहीं है। और हम इसमें इसकी जगह पर हम ये वाला प्रोसेसर यहाँ पर लगाने वाले हैं। देखिए दोनों का पार्ट नंबर भी अलग अलग है। तो अब हम इसकी जगह पर ये वाला प्रोसेसर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं SK hynix की eMMC है, तो इसकी RPM भी क्लीन भी नहीं होती है, फिर भी हम इसमें केवल CPU बदल रहे हैं। अगर ये सैमसंग की होती तो मान सकते थे कि भाई मेडुसा प्रो वगैरह से इसकी RPM भी क्लीन कर दी जाए और उसके बाद इसमें लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम SK hynix ही यूज करेंगे और प्रोसेसर चेंज करेंगे।
प्रोसेसर को लगा दिया है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे और फिर हम चालू करके देखेंगे चालू होता है या नहीं। देखिए जैसे कि हमने इसमें CPU बदल दिया है और बदलने के बाद हमको इसमें एक स्पेशल फाइल डालनी होती है, वो हमने इसमें स्पेशल फाइल से इसको हमने फ्लैश भी कर दिया है। उसके बाद हम इसको चालू करते हैं और देखते हैं चालू होता है नहीं, लोगो से आगे बढ़ता है फिर लोगो पे अटक जाता है। अगर हम नॉर्मल फाइल से करते हैं तो उससे लोगो पे अटकता है, लेकिन अगर हम इसको स्पेशल फाइल से करते हैं तो ये लोगो से भी आगे बढ़ जाता है। यहाँ तो ये हमारा सेट पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें SK हाइनिक्स की EMCP थी, इसलिए हमको इसको स्पेशल फाइल से फ्लैश करना पड़ा। अगर इसमें सैमसंग की फ्लैश IC होती तो हम उसकी RPM भी क्लीन करते और उसके बाद उसको हम नॉर्मल ग्लोबल फाइल से फ्लैश कर देते, तब भी हमारा सिस्टम ऑन हो जाता पूरा। तो देख सकते हैं मैंने आपको किस तरीके से ये बताया कि कैसे हमको फॉल्ट को फाइंड करना होता है। एक डेड सेट हमारे पास आया था तो हमने कैसे कैसे उसको एनालिसिस किया। हमने DC चार्जर की मदद ली, उसके बाद DC चार्जर से हमको कुछ हद तक मालूम चला कि क्या क्या है हमारे मोबाइल के अंदर ओके है। फिर हमने DC पावर सप्लाई से भी उसको एनालिसिस किया, तो उससे भी हमें पता चला कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें जो की जो रीडिंग इसमें आ रही थी, करंट कंज्यूम कर रहा था, तो बूट सीक्वेंस के हिसाब से अगर हम बात करें, हमारी जो पल्स है रीडिंग इसकी DC मशीन की वो CPU की होती है। तो सीधा मुझे सीधा CPU पे गया कि CPU को कहीं से कोई पावर नहीं मिल रही है। तो हमने जब CPU की पावर चेक की तो CPU की एक लाइन जो थी वो शॉर्ट दिखा रही थी। तो उस लाइन में हमने फिर देखा कि ये लाइन पावर से IC से शॉर्ट है या CPU से शॉर्ट है। तो हमने किस तरह से फॉल्ट फाइंड किया ये आपके पूरा मैंने आपको वीडियो में स्पष्ट दिखाया है, कोई कुछ भी मैंने इसमें छुपाया नहीं है। तो इस तरीके से हम कोई भी हमारे पास फॉल्ट आता है, कोई डेड फॉल्ट आता है, नेटवर्क का आता है, चार्जिंग का आता है, ग्राफिक्स का आता है, तो हम उसके बूट सीक्वेंस के हिसाब से ही हम उसको फाइंड करते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो इस टाइप से मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कब कितने मतलब जो बूट सीक्वेंस है वो कैसे काम करता है, कब कहाँ कितना वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से ही हम इसको फॉल्ट को फाइंड कर पाते हैं इजीली। इसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। आप मतलब अगर आप भी ऐसा इस तरीके से रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आपको बूट सीक्वेंस का आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि बूट सीक्वेंस से हम कैसे फॉल्ट को फाइंड करते हैं, तो आप इजीली कोई भी फॉल्ट को मतलब मिनटों के अंदर फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पर दिक्कत है। फिर बाकी रही बात रिपेयर करने की, तो हमारा मतलब हर एक अलग अलग टेक्नीशियन की अलग अलग हैंड स्किल के हिसाब से होता है कि कौन कितने समय में उसको रिपेयर कर पा रहा है। बाकी फॉल्ट फाइंड करना ईजी हो जाता है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और मैं हर मंडे को वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मिलते हैं अगले मंडे को एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।